दशम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। मैं थैलेश शाहू एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। बच्चों, सामाजिक विज्ञान के या इस कालखंड से हम लगातार जो चर्चा कर रहे हैं, अध्याय 17 अर्थशास्त्र का ये पाठ्यक्रम। अर्थशास्त्र में अध्याय 17 जिसमें है विकास की समझ, और इस विकास की समझ के अंतर्गत हम आज और थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर हम देखते हैं आय के मापदंड एवं वितरण। इस पर हमको चर्चा करनी है। तो बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 240 निकालिएगा। पृष्ठ क्रमांक 240। तो चलिए इस कालखंड को गति प्रदान करें और इसमें आप देखिएगा आय एवं अन्य लक्ष्य। प्यारे भैया बहनों, हम देखते हैं कि जिस आदमी का जितनी अधिक आमदनी होगी उस परिवार में संसाधन भी ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जब आमदनी अधिक होती है तो वह अपनी आवश्यकताओं की चीज़ को ज़्यादा क्या करता है? खरीदता है। खरीद करके उसको क्या करता है? वह उपभोग करता है। मतलब जिस परिवार में आमदनी अधिक है तो उनके पास संसाधन ज़्यादा होंगे, और इससे पता चलता है कि उस परिवार की आय अधिक होने के कारण उसके पास संसाधनों की अधिकता है। हम यहाँ पर देखते हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग स्थिति है। हमने पिछले पाठ में देखा कि जो मजदूरी करने वाला मजदूर है वह क्या अपेक्षा करता है कि मुझे ज़्यादा मजदूरी मिले। उद्योगपति वो भी अधिक लाभ कमाना चाहता है। कॉलेज की छात्रा एक अच्छा रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए वो सतत प्रयासरत होता है। और इस तरीके से किसान वो चाहता है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का मैं उत्पादन कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आमदनी हो। बच्चों, जब आमदनी बढ़ती है तो इससे उपभोक्ता व्यय भी बढ़ती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारे पास अगर आमदनी अधिक होगी तो हम उसमें क्या करते हैं कि उस वस्तुओं से ज़्यादा वस्तु खरीदने में हम सक्षम होते हैं। सीधा सा उदाहरण है, यदि मैं बाजार गया और मेरे पास मात्र 50 रुपये है तो मैं उसमें क्या करूंगा? सीमित चीज़ों को खरीद करके वापस आऊंगा। मगर मेरे पास पैसे अगर अधिक हैं तो मैं क्या करूंगा? उससे ज़्यादा वस्तुएं और अच्छे दाम में अच्छी क्वालिटी की वस्तु खरीदने का प्रयास करूंगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि आमदनी जब अधिक होती है तो लोग उपभोक्ता व्यय पर ज़्यादा खर्च करते हैं, मतलब अपनी उपयोगी वस्तुओं पर ज़्यादा व्यय करते हैं। और इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों की आमदनी अधिक है। वैसे भी हम और भी अगर विचार करें तो हर आदमी आज चिकित्सा, आवास, पेयजल, प्रदूषण मुक्त समाज, वातावरण, इन सभी चीज़ों की सभी लोग अपेक्षा करते हैं। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत होते हैं। परंतु हम यहाँ पर आय के मापदंड और आय का वितरण यहाँ से हम देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अभी तक हम क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत आय की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत आमदनी की बात कर रहे हैं। मगर हम यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि विकास के सूचक में, किसी भी देश के विकास में राष्ट्रीय आय को एक प्रमुख सूचक माना गया है। जिस सरकार के पास राष्ट्रीय आय अधिक होगी, राष्ट्रीय आय होने से मतलब क्या है? अगर आमदनी अधिक होगी, सरकार के पास अगर राष्ट्रीय आय अधिक है तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं कैसी होंगी? उच्च कोटि की होंगी। कहने का अभिप्राय यह है बच्चों कि अगर सरकार के पास अगर राष्ट्रीय आय अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगी, प्रति व्यक्ति सुख सुविधाएं अधिक होंगी। जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगी तो वह ज़्यादा संसाधन नहीं जुटा पाएगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि समाज के विकास में राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा योगदान होता है। राष्ट्रीय आय अधिक होने से हमारे जीवन स्तर में भी सुधार होता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पढ़ाई, शिक्षा, ये जितनी भी व्यवस्था है कौन करती है? सरकारें करती है। मगर क्या सरकार में जो मंत्री हैं या हमारे देश का प्रधानमंत्री या हमारे राज्य का मुख्यमंत्री क्या अपने घर से पैसा लगाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहाँ से आता है उसके पास पैसा? वो अपने देश की, अपनी राज्य की जनता से टैक्स वसूलती है। कल कारखानों से टैक्स वसूला जाता है, जिससे जिन लोगों की आमदनी अधिक होती है उनसे को भी इनकम टैक्स देना पड़ता है। और ये सभी सरकार के आय का क्या होता है? जरिया होता है, माध्यम होता है। और इसी पैसों को सरकार हमारे और आपके सार्वजनिक सुविधाओं के लिए व्यय करती है। बच्चों, यहाँ पर
हम देखते हैं राज्य और प्रति व्यक्ति आय कह रहा है। महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय 1,14,392 रुपये है, केरल में 1,03,820 रुपये है, बिहार में 31,199 रुपये है। क्या बता रही है? प्रति व्यक्ति आय। अब इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? इसका मतलब ये हो रहा है कि जिस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, मतलब वहां पर लोगों को संसाधन या सुख सुविधाएं अधिक प्रदान की गई है। महाराष्ट्र में देखिए प्रति व्यक्ति 1,14,392 रुपये का खर्च किया जा रहा है। वहीं केरल की बात करें तो 1,03,820 रुपये खर्च होता है, और बिहार में प्रति व्यक्ति आय 31,199 रुपये ये प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, अब ये प्रति व्यक्ति आय जो निकाला गया, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि महाराष्ट्र में लोगों की आय अधिक है, जबकि उसकी अपेक्षा हम इनको और तुलना करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति में हैं। फिर बिहार की बात करें तो बिहार में वहाँ प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि सरकार प्रति व्यक्ति आय जो निकाला गया वो कैसे निकाला गया। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। जैसे आप गणित के विद्यार्थी हैं, गणित में आपने औसत आयु निकालना आपके आचार्य जी ने, गणित वाले आचार्य जी ने बताया होगा। जैसे 5 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 5 विद्यार्थी हैं और पांचों दशम के विद्यार्थियों की आयु अलग अलग है। कोई 15 साल का है, किसी का 16 साल हो गया है, किसी को 14 साल चल रहा है, किसी को 13 साल चल रहा है, किसी को 12 साल चल रहा है। अब ऐसे स्थिति में हम इन पांचों बच्चों की अगर औसत आय निकालें तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? कैसे निकालते हैं? तो आप जानते हैं कि हम पांचों बच्चों के आयु को जोड़ते हैं, 14, 15, 13, 12 सबको जोड़ेंगे, और जोड़ करके क्या करेंगे? हम 5 लोगों की औसत आयु निकाल रहे हैं तो हम 5 से उसको क्या करते हैं? भाग देते हैं, और जब 5 से भाग देते हैं तो जितना आता है वह उसकी औसत आयु कहलाएगा। मान ले जाए इन सभी को भाग देने से वहां पर 14 अगर आता है तो हम क्या कहेंगे? बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, प्रति व्यक्ति हम यहाँ पर आयु का औसत निकाले तो 14 वर्ष आया, मगर क्या 14 वर्ष औसत आयु है तो सबका आयु 14 ही हो जाएगा क्या? क्या 13 वाला भी 14 वर्ष का हो जाएगा क्या? या 16 वाला भी 14 का होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने सिर्फ क्या निकाला है? औसत निकाला हुआ है। हमने औसत निकाला हुआ है, और इस औसत के आधार पर हम एक आंकड़ा निकालते हैं। बच्चों, ठीक वैसा ही प्रति व्यक्ति औसत आय जो निकाला जाता है, जैसा मैंने अभी बताया आयु निकालने वाला, ठीक वैसा ही हम आय को भी निकालते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम समूह की औसत आय की बात करते हैं। यहाँ पर 2010 में ए की औसत आय कितना बता रहे हैं बच्चों? 2000। बी का कितना बता रहे हैं? 4000। सी का कितना बता रहे हैं? 5000। डी का कितना बता रहे हैं? 6000। ई का कितना बताया गया? 3000। अब बच्चों हमने उसको पूरे को क्या कर दिया? कुल आय में क्या हुआ? 20,000 जोड़ दिया गया। अब कितने लोगों का निकाले हमने? 5 लोगों का। 5 से हम 20,000 को क्या करेंगे? भाग दे देंगे। कितना रहा है? 4,000। मतलब प्रति व्यक्ति औसत आय कितना हो गया? 4,000 हो गया। अभी मैंने आयु की बात की थी ना बच्चों, ठीक वैसा ही है ये। फिर 2012 की बात करें, ए की जो 2010 में आमदनी 2000 थी वो 2000 ही है। बी का 4000 था वो 8000 हो गया। सी का 5000 था वो 6000 हो गया। डी का 6000 का 6000 ही है। मगर ई का देखते हैं, जो 3000 था बच्चों वो 8000 हो गया। मतलब कुछ लोगों का उतना ही है, कुछ लोगों का बदल गया। अब कुल आय हमने निकाला, कितना हो गया? 30,000 हो गया। अब प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो इस 5 से 30,000 को क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। और जब हम 5 से 30,000 को भाग देते हैं तो आता है 6,000। मतलब प्रति व्यक्ति औसत आय कितना हो गया? 6,000। पहले कितना था? 4,000। अब कितना हो गया? 6,000। अब हम कहते हैं कि प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ गया है। ठीक है, मगर इस बात को हम ठीक से समझने का प्रयास करें। मगर क्या ऐसा हो रहा है क्या कि सभी की आमदनी बढ़ गई? क्या एक की आमदनी बढ़ी का? नहीं, 2000 का 2000 ही है।
बी का बढ़ा 4000 का कितना हो गया 8000 हो गया, सी का भी बढ़ा 5000 से 6000 हो गया, डी का 6000 पहले भी था और 2012 में भी 6000 है, मगर ई की आमदनी 3000 से कितना हो गया 8000 हो गया, जबकि प्रति व्यक्ति औसत आय 6000 हुआ, मगर वास्तविक में सभी लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है। बच्चों इस बात से हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि प्रति व्यक्ति औसत आय से जो वास्तविक आय है उसकी असमानता छुप जाती है ना। हम क्या कहेंगे, नहीं प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, अब 6000 हो गया है, मगर एक की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ लोगों की आमदनी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, कुछ लोगों की आमदनी बहुत अधिक बढ़ी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति औसत आय निकालने से आय की असमानताएं छुप जाती है। बच्चों यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है। कैसे प्रश्न निकलता है कि प्रति व्यक्ति औसत आय से वास्तविक आय छुप जाती है, कैसे समझाइए। तो बच्चों ये उसी का उत्तर है जो मैं अभी समझा रहा हूं। हम 5 लोगों की औसत आय को जोड़ करके 5 से जब भाग दे देते हैं तो जो औसत आता है उसे ही प्रति व्यक्ति औसत आय कहा जाता है, मगर सच में सभी की आय में वृद्धि नहीं होती है, किसी की आय बढ़ी है, किसी का उतना ही है और कुछ लोगों का दोगुना भी हो गया है। इस तरीके से हम प्रति व्यक्ति औसत आय को समझ सकते हैं। मगर बच्चों इस पाठ के माध्यम से बताने का यह प्रयास किया गया है कि जिस राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय अधिक होगी वहां पर लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, जहां पर प्रति व्यक्ति औसत आय कम होगी वहां पर लोगों का जीवन स्तर कम होगा। इस पाठ में यही समझाने का प्रयास किया गया है। फिर यहां पर एक और उदाहरण देखिएगा, 17.4 का एक अच्छा उदाहरण ये कह रहा है बच्चों, ग्रामीण समूह कुल उपयोग व्यय। एक कृषक जिसको क्या कह रहा है, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता, एक किसान कितना हर महीने कितना उपभोक्ता पर व्यय करता है, खरीदारी करता है। तो कृषक 1436 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खरीदारी करता है या उपभोग की सामान खरीदता है। वेतन भोगी है वो 2002 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह करता है। फिर आकस्मिक खेत मजदूर है वो 1159 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोक्ता व्यय करता है। अब इस बात से हमें क्या समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा उपभोक्ता व्यय किसका है बच्चों? तो यहां पर हम देखते हैं वेतन भोगी। वेतन भोगी जानते हैं, नौकरी करने वाला। क्यों? क्योंकि उसको हर महीने पैसे आमदनी ज्यादा होती है, इसलिए वह प्रति व्यक्ति ज्यादा सामान खरीदता है। उसके बाद किसान 1436 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खरीदारी करता है, जबकि आकस्मिक खेत मजदूर क्या कर रहा है, 1159 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खरीदारी कर रहा है। इससे आशय क्या है बच्चों? इसका आशय यह हो रहा है कि कृषक जो क्षमा चाहूँगा खेत मजदूर है उसको नियमित काम नहीं मिलता है, इसलिए उसकी आमदनी कम होती है, इसलिए उसकी प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोक्ता व्यय कम है। किसान साल में फसल उगाता है मगर उसको औसत आय मजदूरों की अपेक्षा उसकी स्थिति अच्छी है, इसलिए वह उपभोक्ता व्यय पर ज़्यादा खर्च करता है। मगर वेतन भोगी जिसको हर महीने वेतन मिलता है उसे वेतन भी ज़्यादा मिलता है, इसलिए वह उपभोक्ता की सामग्री ज़्यादा खरीदता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि वेतन भोगी की अच्छी आर्थिक स्थिति अच्छी है, कृषक की उससे कुछ कमज़ोर है, आकस्मिक खेत मजदूर उसकी प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय कम है। और इन बातों से यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जब प्रति व्यक्ति औसत आय अधिक होता है तो वहाँ पर उपभोक्ता व्यय अधिक होता है, प्रति व्यक्ति औसत आय कम होता है तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय कम होता है। बच्चों इसमें आय के मापदंड, आय के आधार पर लोगों के जीवन स्तर को कैसे हम माप सकते हैं, कैसे नापतौल किया जा सकता है, इस पाठ में ऐसे ही बात को बतलाने और समझाने का प्रयास किया गया है। मैं कल पिरामिड का एक बहुत अच्छा उदाहरण इस पाठ में दिया है, मैं पिरामिड के माध्यम से कल इस टॉपिक को और भी डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इस कालखंड में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। बच्चों कुछ लोग कह रहे हैं कि आचार्य जी वीडियो लंबा होना चाहिए, मगर बच्चों इसमें होता है कि मैं YouTube पर इसको लोड करता हूँ, जब वीडियो लंबा होता है तो YouTube में लोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लोड नहीं होता है। इसके कारण मैं छोटा
8, 10, 12, 14 मिनट का वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपकी भी रुचि बनी रहे। क्योंकि जब वीडियो एकदम लंबा होता है तो वहाँ से रुचि थोड़ा सा कम हो जाता है। कई बच्चे वीडियो खोलते हैं, 3-4 मिनट देखते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। इसलिए मेरा प्रयास कि सटीक हो, काम की बातें हों और 10, 12, 14 मिनट में मैं आपको सारांश भेज सकूं, ये मेरा प्रयास रहता है। चलिए, आप सभी का, कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया, उसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद। और आज के कालखंड में इतना ही।